राजनीतिक कार्यपालिका ये कौन सी होती है? जो ये राजनीतिक कार्यपालिका समझ लो पहले, ये कौन सी कार्यपालिका होती है? तो ये होती है कि हर 5 साल में राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना, प्रधानमंत्री का चुनाव होता है और मुख्यमंत्री का चुनाव होता है और उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। इनका चुनाव होता है हर 5 साल में। जो हर 5 साल में जो चुनाव होता है इनका कार्यकाल फिक्स नहीं होता है, क्योंकि ये जब तक बने रहते हैं जब तक इनको लोकसभा का बहुमत प्राप्त हो। तो ये 5 साल तक रहते हैं। जैसे वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति का नाम है रामनाथ कोविंद। इनसे पहले कौन थे? प्रणब मुखर्जी। उनसे पहले तो प्रतिभा पाटिल। इस प्रकार से जो राष्ट्रपति है वो बदलते रहते हैं हर 5 साल में, या तो वो दोबारा भी चुने जा सकते हैं। जैसे वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उससे पहले भी नरेंद्र मोदी थे, लेकिन उससे पहले कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। उससे पहले भी मनमोहन सिंह, उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये प्रधानमंत्री का क्रम बदलता रहता है, इसी प्रकार राष्ट्रपति का भी बदलता रहता है। मान लो एक व्यक्ति 2 बार 3 बार 4 बार बन गया, तो ये राजनीतिक कार्यपालिका अस्थायी होती है। क्या होती है? अस्थायी होती है, क्योंकि इनका कार्यकाल सिर्फ 5 साल या लोकसभा या राज्य में विधानसभा का, मुख्यमंत्री के लिए राज्य में विधानसभा का विश्वास या बहुमत प्राप्त होना चाहिए। तो इसे जो राजनीतिक कार्यपालिका है इसमें जितने भी कम समय के लिए होते हैं 5 साल या इससे कम, तो ये होती है राजनीतिक कार्यपालिका। ये तो समझ में आएगा राजनीतिक कार्यपालिका। अब ये है कि स्थायी कार्यपालिका क्या होती है? स्थायी कार्यपालिका क्या होती है? अब जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री जितने भी अधिकारी होते हैं, राजनीतिक कार्य पद होते हैं, इनके नीचे इनको कार्य करने के लिए किसी अनुभव अधिकारी की आवश्यकता होती है, या अनुभव नौकरशाह की आवश्यकता होती है। जो नौकरशाह है, नौकरशाही कह दो या नौकरशाह कह दो, तो ये होते क्या है? इनका सहयोग करते हैं। इनके जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो सभी यही करते हैं। ये कौन होते हैं? ये आईएएस ऑफिसर होते हैं, आईपीएस ऑफिसर होते हैं, जितने भी बड़े अधिकारी होते हैं जो कलेक्टर से उच्च पद पर जाते हैं। जैसे इनको सचिव का पद दे दिया जाता है, वित्त सचिव का पद दे दिया जाता है। इनका कार्यकाल कैसे होता है? ये जब एग्जाम होता है एक यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके द्वारा एग्जाम होता है। इसमें 3 तरह के एग्जाम लिए जाते हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। इन 3 तरह के एग्जाम लिए जाते हैं। जो ये प्रशासनिक सेवा का कार्य करेगा, ये पुलिस सेवा का कार्य करेगा, ये फॉरेन सेवा का कार्य करेगा। तो ये अधिकारी बनते हैं। इनका कार्यकाल क्या होता है? एग्जाम देते हैं, एग्जाम पास होने के बाद, इनकी ट्रेनिंग होने के बाद इनको कलेक्टर या मुख्य पुलिस अधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी, इनमें से पद दे दिया जाता है। जब इनको एक्सपीरियंस मिलता है तो ये बड़े पद पर जाते हैं। तो ये जब से ड्यूटी ज्वाइन किए तब से लेकर इनकी सेवानिवृत्ति या इनका रिटायरमेंट, तब से इनके रिटायरमेंट कह दो या सेवानिवृत्ति कह दो, जब तक ये बने रहते हैं। ये एक कार्यपालिका में मुख्य भाग है, कार्यपालिका का एक मुख्य भाग है, उसमें सहयोग देते हैं। इसीलिए इनको स्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थायी कार्यपालिका कहा जाता है, क्योंकि जो इनका स्थायी कार्यपालिका होती है इसका कार्यकाल फिक्स होता है, जबकि राजनीतिक कार्यपालिका का कार्यकाल फिक्स नहीं होता है। कार्यपालिका का अर्थ, सिंपल अर्थ देखिए, कार्यपालिका का अर्थ क्या
व्यापक। कार्यपालिका के दो अर्थ निकलते हैं, एक संकुचित और एक व्यापक। ये तो होता है छोटा, ये होता है बड़ा। इतना सा समझ लेना, जो कार्यपालिका जो संकुचित है इसमें तो आएगा छोटा सा, व्यापक में बड़ा, सिंपल सा। इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या ऐसा कह लो जो चपरासी है, चपरासी से लेकर जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री है, ये सभी कार्यपालिका के व्यापक अर्थ में आते हैं। जो छोटा पद है चपरासी का, वहां से लेकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, इनके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री यहां तक जितने भी हैं वो सभी इसमें आएंगे, वो व्यापक अर्थ में आएंगे, कार्यपालिका के बड़े रूप में आएंगे। व्यापक में एक चपरासी, छोटा चपरासी से लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तक, ये सभी आएंगे व्यापक कार्यपालिका। जबकि संकुचित इसमें क्या आएंगे? जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, या ऐसा कह दो जो कानून का क्रियान्वयन करते हैं। कौन? कानून का क्रियान्वयन जिनके द्वारा किया जाता है, वो सभी संकुचित अर्थ में आएंगे। जिनके द्वारा कानून का क्रियान्वयन किया जाता है वो संकुचित कार्यपालिका में आएंगे, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इसके मंत्री और लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इन सभी के सदस्य इसमें आते हैं। बाकी अन्य सदस्य चपरासी, नौकरशाह, वो इसमें नहीं आते। जो बड़े कानून का क्रियान्वयन करते हैं वही इसमें आते हैं संकुचित कार्यपालिका में। जबकि व्यापक कार्यपालिका में चपरासी से लेकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक ये सभी इसमें आते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ये सब होते हैं इसमें सिर्फ राजनीतिक कार्यपालिका, इसमें सिर्फ राजनीतिक कार्यपालिका आती है। जो संकुचित कार्यपालिका है इसमें सिर्फ राजनीतिक कार्यपालिका आती है, अर्थात इनका चुनाव जनता द्वारा चुन के स्थायी नहीं होते, अस्थायी होती है। इसे अस्थायी कार्यपालिका भी कह सकते हैं। इसे क्या कह सकते हैं? अस्थायी कार्यपालिका भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अस्थायी कार्यपालिका भी कहते हैं। इसमें क्या आता है? इसमें राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका, कौन सी? एक तो आती राजनीतिक कार्यपालिका और एक स्थायी कार्यपालिका। ये दोनों आते हैं इसमें व्यापक। जबकि इसमें आते हैं सिर्फ राजनीतिक कार्यपालिका, जिसे अस्थायी कार्यपालिका भी कहा जाता है। जबकि इसमें कौन से आते हैं? अस्थायी या राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। तो सरकार के अंत में हमने कार्यपालिका के अर्थ में देखा कि इसके दो अर्थ हैं, एक संकुचित अर्थ और एक व्यापक अर्थ। कौन सा? एक संकुचित अर्थ और एक व्यापक अर्थ। जो संकुचित अर्थ है इसमें कौन कौन से आते हैं? जो भी राजनीतिक कार्यपालिका है वो सभी इसमें आते हैं। इनके द्वारा कानून का क्रियान्वयन किया जाता है, वो सभी इसमें आते हैं। जबकि व्यापक में कौन से आएंगे? राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका, ये सभी इसमें आते हैं। अब इसके बाद में कार्यपालिका का चयन किस प्रकार होता है? ये कार्यपालिका, इनका चयन किस प्रकार होता है? क्या जितने भी कार्यपालिका है क्या सभी जनता द्वारा चुन के जाते हैं? क्या सभी जनता द्वारा चुन के जाते हैं या कोई और तरीका है जो कार्यपालिका में चयन होते हैं? कार्यपालिका का चयन किस
किस प्रकार पैतृक आधार पर, जिसे राजवंश भी कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांस है, क्योंकि जो कार्यपालिका है इसका चयन किस प्रकार होता है। इसमें हम पहला पॉइंट देखें तो पैतृक या राजवंश के आधार पर। इसमें क्या होता है कि इसमें वंश के आधार पर चयन किया जाता है। किसके आधार पर चयन किया जाता है? वंश के आधार पर चयन किया जाता है। वंश किस आधार पर? कि राजा का बेटा राजा। इसमें किस आधार पर? वंश के आधार पर चयन किया जाता है। राजा का बेटा राजा बनेगा, फिर इसका बेटा राजा बनेगा, इसका बेटा क्या बनेगा? राजा। इस तरह इसके परिवार के सदस्य ही राजा बनते हैं या सम्राट बनते हैं। ये वर्तमान में ब्रिटेन के सम्राट में, ब्रिटेन में प्रचलित है, सऊदी अरब में प्रचलित है, और ब्रुसलेन, ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पे वर्तमान में भी वंश के आधार पर राजा बनते हैं। उसे कहते हैं पैतृक आधार पर चयन। तो पहला है कार्यपालिका में इसका चयन कैसे होता है कि इनके परिवार के सदस्य ही, इसमें इसके परिवार के सदस्य ही राजवंश से संबंधित इनका चयन होता है। तो पहले भी याद रखना पैतृक या राजवंश। इसमें क्या आएगा कि राजा का बेटा उसी परिवार या कुल से संबंधित ही इनका चयन होगा। उसके बाद में जनता द्वारा प्रत्यक्ष चयन। किसके द्वारा? जनता द्वारा प्रत्यक्ष चयन। दूसरा है जनता द्वारा प्रत्यक्ष चयन। इसमें देखें तो किसका? मेक्सिको और ब्राजील, ये देश है मेक्सिको और ब्राजील। इनके जो राष्ट्रपति है वो सीधे जनता द्वारा चुन के जाते हैं। इनके जो राष्ट्रपति है वो सीधे जनता द्वारा चुन के जाते हैं। तीसरा है जनता द्वारा अप्रत्यक्ष चयन। तीसरा कौन सा है? जनता द्वारा अप्रत्यक्ष चयन। तीसरा कौन सा है? जनता द्वारा अप्रत्यक्ष चयन। तो मैंने दूसरा और तीसरा एक साथ समझ में आएगा, आपके ऐसे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो अमेरिका है, अमेरिका में राष्ट्रपति जनता द्वारा अप्रत्यक्ष चयन द्वारा जाते हैं। भारत में राष्ट्रपति भी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष चुन के जाते हैं। किसके द्वारा? जनता द्वारा। इन शब्दों का अर्थ समझना, एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। सिर्फ थोड़ा सा फर्क है। इसमें क्या होता है, पहले अप्रत्यक्ष का समझ लेंगे तो प्रत्यक्ष का ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। भारत के संदर्भ में समझिए। पहले मैंने आपको बता दिया कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। जिसके पास वोटर आईडी है वो चुनाव देने जाएगा। जिसके पास वोटर आईडी है या मतदाता सूचना में नाम है तो वो चुनाव देने जाएगा। चुनाव देने जाएगा तो हम देखें तो राष्ट्रपति के चुनाव जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री रामनाथ कोविंद 2017 में भारत के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। 2017 कौन थे? एक तरफ थे रामनाथ कोविंद, कौन थे? एक रामनाथ कोविंद, इनके सामने थी मीरा कुमार। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार, जो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष भी रह चुकी। इनके मध्य चुनाव हुआ 2017। तो जो व्यक्ति वोट देने गया तो वो सीधे इनको
हमने लोकसभा के सदस्य के चुनाव, लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं इनको वोट दिया है। हमने लोकसभा के सदस्य इनको वोट दिया है और राज्यसभा के सदस्य जो ये सदस्य हैं ये कहाँ से चुन के जाते हैं? राज्यों के विधानसभा से। कहाँ से चुन के जाते हैं? राज्यों के विधानसभा से। हमने इनको वोट दिया। हमने वोट किनको दिया? लोकसभा सदस्य को। हमने वोट दिया राज्य के विधानसभा के सदस्यों को। तो ये सदस्य ही क्या करते हैं? यही इनको वोट देते हैं। चाहे किसी को भी वोट दे, यही सदस्य इनको वोट देते हैं। हमने किनको चुना? हमने लोकसभा सदस्य को चुना या राज्य के विधानसभा के सदस्य को चुना है, जिन्हें विधायक या एमएलए कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विधायक या एमएलए कहा जाता है। जो लोकसभा के सदस्य हैं इन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद कहा जाता है। वैसे ही राज्यसभा के सदस्य को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद कहा जाता है। तो हमने चुना किसको है? हमने चुना है लोकसभा के सदस्यों को और राज्य के विधानसभा के सदस्यों को। हमने सीधे राष्ट्रपति को वोट नहीं दिया, ना रामनाथ कोविंद को वोट दिया, ना मीरा कुमार को। हमने जो सदस्य को चुना वही सदस्य इनको वोट देते हैं। तो ये क्या हो गया? अप्रत्यक्ष। हमने जो सीधे वोट, अगर मान लो हमने सीधे रामनाथ कोविंद को वोट देते या मीरा कुमार को वोट देते, अगर हमने सीधे इनको वोट देते तो हो जाता है प्रत्यक्ष। अर्थात यहाँ जनता ने अपने प्रतिनिधि को चुना, वही प्रतिनिधि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या अन्य पद पर उनको वोट देते हैं। हमने सीधे वोट नहीं देंगे, अप्रत्यक्ष रूप से, हमने प्रत्यक्ष वोट नहीं देंगे, अप्रत्यक्ष रूप से इनको चुना। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष चुना जाता है वो कहाँ है? अमेरिका में, भारत में। जबकि जनता द्वारा प्रत्यक्ष, यहाँ की जनता, मेक्सिको, ब्राजील, यहाँ की जनता सीधे राष्ट्रपति को वोट देती है, ना कि यहाँ की जनता सीधे राष्ट्रपति को वोट देती है, ना कि भारत की तरह अप्रत्यक्ष रूप से। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, भारत में क्या कहीं ऐसा चुनाव है जहां पे जनता सीधे चुन के जाती है? भारत में क्या ऐसा कोई चुनाव है? जो चौथा चयन है वो किस आधार पर होता है? मनोनयन या मनोनीत। तो इसमें क्या होता है? जो भारत में जितने भी राज्य हैं वहां पर एक मुख्यमंत्री होगा। एक क्या होगा? मुख्यमंत्री। ये क्या होता है? जनता द्वारा चुन के जाता है, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष चुन के जाता है। एक दूसरा होता है राज्यपाल। एक ही होता है राज्यपाल। हर राज्य में एक राज्यपाल होता है। इसका जनता नहीं चुनती, जनता इसको नहीं चुनती है। इसको चुनती कौन है? इसको मनोनीत करती है राष्ट्रपति द्वारा। कौन करता है इसका मनोनीत? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को किसी भी राज्य का राज्यपाल बना सकता है। उसको एक राज्य, दो राज्य या बहुत सारे राज्यों का कार्यभार संभाल सकता है। राज्यपाल ये व्यक्ति को दो राज्यों का कार्यभार दे सकता है। तो जो राष्ट्रपति है किसी व्यक्ति को, मनोनीत करता है। जो राष्ट्रपति है किसी व्यक्ति को क्या करता है? मनोनीत करता है। इसको ना वहां पे वोट की आवश्यकता आती है, किसी भी व्यक्ति को कभी भी हटा सकता है, कभी भी लगवा सकता है। तो ये किसके आधार पे होता है? ये चुनाव के आधार पर नहीं होंगे, राष्ट्रपति के आधार पर होता है। किसी भी राज्य में राज्यपाल लगा सकता है, तो इसका कोई वोट के आधार पर नहीं होता है। उसके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। किसके? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये कार्य करते हैं। तो मनोनीत या मनोनयन, इसमें क्या होता है कि इसमें जनता वोट नहीं देती है, ये अपने प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। इसमें एक भारत का उदाहरण है राज्यपाल। जो राज्यपाल होता है वो
पर प्रशांत बना रहेगा तब तक ये राज्यपाल रहेंगे। जैसे वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल का नाम है, राजस्थान के राज्यपाल का नाम है कलराज मिश्र। क्या नाम है? कलराज मिश्र। राजस्थान के राज्यपाल का नाम है कलराज मिश्र। तो ये किसके द्वारा चुना गया था? रामनाथ कोविंद ने इनको चुना। रामनाथ कोविंद ने इनको चुना, न कि जनता द्वारा ये चुन के गए। राजस्थान के राज्यपाल वर्तमान कलराज मिश्र है, जिनको राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य किया जाता है या दिया जाता है, तो इनका चयन जनता द्वारा नहीं होकर एक मनोनयन के आधार पर होता है। इसके आधार पर होता है। और दूसरा, राजस्थान में करें या भारत की बात करें, राजस्थान के संदर्भ में तो विधानसभा में एक सदस्य मनोनयन होता है। लोकसभा में कितने होते हैं? लोकसभा में 2 सदस्य क्या होता है? मनोनीत होते हैं। राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। तो ये क्या है? संसद के सदस्य, संसद के सदन है लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत होते हैं और इसमें 12। अब टोटल कितने संसद में होते हैं? 14। अब एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आएगा? यहां से नहीं आएगा, सबको पता है लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत होते हैं, राज्यसभा में 12। अब क्वेश्चन कहां से पूछेगा कि संसद में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो 2 और 12 14 कितने होते हैं? ये 14 सदस्य मनोनीत होते हैं, क्योंकि ये तो सभी को पता चल गया लोकसभा में 2 है, राज्यसभा में 2 है। अब संसद किससे बनती है? लोकसभा और राज्यसभा। तो ये दोनों संसद में 2 आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा में 2, राज्यसभा में 12। तो संसद में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो संसद में 14 सदस्य मनोनीत होते हैं।